आप सुबह उठते हैं और आप एक अखबार देखते हैं और अखबार में फ्रंट पेज पे आप कुछ देखते हैं, एक इमेज देखते हैं, आप फिर हेडलाइंस देखते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग कैसे इमेजेस, थॉट, सोच, फोटोज, हेडलाइंस, कोई दुख की खबर, कोई खुशी की खबर, पॉलिटिक्स की खबर, राहुल द्रविड़ का सेंचुरी फ्रंट पेज पे, आपने क्रिकेट की फोटो देख ली तो आपने सोचा कि हाँ यही सच है। कल सारा दिन में जो घटा विश्व में, इसमें सबसे बड़ा सच ये है। आपने ये नहीं सोचा कि शायद उड़ीसा में फ्लड आया और एक औरत, बूढ़ी औरत बैठी हुई, उसका छोटा बच्चा बह गया, उसकी अगर फोटो डालते तो वो भी क्या सच हो सकती थी। उनके जीवन से हमारे जीवन का कोई संपर्क ही नहीं है। जो भी सत्ता में हो, चाहे वो लेफ्ट कम्युनिस्ट क्यों ना हो सत्ता में, अगर वो गलत काम करता है तो आप उसके खिलाफ लिखेंगे। एक जर्नलिस्ट का एडवर्सरियल रोल बोलते हैं उसे अंग्रेजी में, कि एक जर्नलिस्ट का बाय लॉजिक ऑपोजिशनल रोल होता है। मीडिया का ऑपोजिशनल रोल होता है सत्ता के साथ। दूसरी बात ये होती है कि समाज में जो चीज भी घट रही है उस पर पैनी नजर। और पैनी नजर का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वाजपेयी 7 देशों का 7 दिन का दौरा कर रहे हैं तो आप उन पर सिर्फ खबर दें। आप ये भी खबर दें कि छोटे छोटे गांव में क्या हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में क्या हो रहा है, आम लोगों के जीवन में क्या घट रही है, पानी की समस्या क्या है, क्यों है, पावर की क्राइसिस क्या है, कहाँ का पुलिस का अत्याचार है, कहाँ का गरीबी से लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। एक हफ्ते के अंदर 92 फार्मर्स ने कर्नाटका में सुसाइड कमिट किया। और कर्नाटका कोई ऐसा कोई गरीब स्टेट नहीं है। और मैं सोचूंगा रीडर को भी जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि क्यों 92 फार्मर्स ने कर्नाटका में सुसाइड की, क्यों लगातार 4 साल का ड्राउट, अकाल चलता रहा। और 4 साल का अकाल जो चलता रहा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में। आउटलुक मैगजीन में न्यूज एडिटर था। न्यूज एडिटर मतलब जितना न्यूज आता उसका मैं इंचार्ज था। मेरे पास ये न्यूज आया कि एक हफ्ते के अंदर 1000 किसानों की आंध्र प्रदेश में मौत हुई है भूख से। सरकार ने क्या कहा, चंद्रबाबू नायडू की सरकार, जो कि साइबर स्पेस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तमाम में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और जो लगातार अपने आप को बहुत बढ़िया चीफ मिनिस्टर के रूप में साबित करना चाहते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि कोई आदमी, गरीब आदमी अपने घर से बाहर ना निकले क्योंकि उनको सन स्ट्रोक हो जाएगा, धूप लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी और सन स्ट्रोक से उनके ऊपर वो मर सकते हैं। कोई आदमी घर से बाहर ना निकले। मैं करीब 20 किलोमीटर पैदल चल के गया था, उस गांव में कोई जाता नहीं है। और फिर मैंने बाद में लिखा था कि बिल क्लिंटन को उस गांव में जाके देखना चाहिए कि इंडिया में साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना एडवांसमेंट हो रहा है। क्योंकि उस गांव में जाके मैंने देखा, बाहर गांव के इतना छोटा सा पुडल था पानी का, जितना सा गंदा पानी का, उसमें कुत्ते भी पी रहे थे और बिल्ली भी पी रही थी और गाय वाय तो थी नहीं उनके पास, और आदमी भी उसी में से पी रहे थे। एक्चुअली इतनी बुरी हालत थी। और इस माहौल में आप कह रहे हैं लोगों को कि आप घर से बाहर ना निकलें, सनस्ट्रोक हो जाएगा, आपको गर्मी लग जाएगी, आप गर्मी से मर रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर है, द ट्रूथ इज दैट पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन बिकॉज ऑफ हंगर। आप भूख से मरते हैं। और अब जब भूख से मरते हैं तो आपको ये सवाल उठाना पड़ता है कि अगर भूख से आप मरते हैं तो वो 59 और 60 मिलियन टन का जो बफर स्टॉक है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की फूड ग्रेन्स में 4 साल से, इंडिया इस वक्त वर्ल्ड का सबसे बड़े 3 या 4 देशों में आता है जो कि चावल और गेहूं उगाने वालों में से, और आलू और केला साथ में उगाते हैं जो कि स्टेपल डाइट है। मतलब इतना ज्यादा इंडिया में ग्रेन उगता है कि पंजाब के फार्मर्स को और कई क्षेत्रों के फार्मर्स को बोला कि इस बार गेहूं ज्यादा मत उगाओ। आप लोग जानते हो जो पंजाब से हैं किस तरह फार्मर्स की स्ट्रगल चल रहा है, और किसान, भारतीय किसान यूनियन का स्ट्रगल चल रहा है हरियाणा में, क्योंकि वो चाहते हैं कि रेम्यूनरेशन ज्यादा मिले। क्यों फर्टिलाइजर्स में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, पेस्टिसाइड में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो आपको जो कह रहे हैं कि गेहूं का पैसा ज्यादा है, लेकिन फसल इतनी ज्यादा उग गई है कि सरकार के बस की नहीं है कि इतनी फसल खरीदे, और इतना फसल ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस ऐसे माहौल में 300 मिलियन पीपल भूखे क्यों मरे? क्या वो टैक्स नहीं देते? क्या वो इंडियन सिटीजन्स नहीं है? क्या भारतीय संविधान में 300 मिलियन लोग नहीं आते? क्या गांधी जी ने यह लड़ाई लड़ी थी और भगत सिंह ने अपनी जान इसलिए दी थी? क्या चंद्रशेखर आजाद ने इसलिए लड़ाई लड़ी थी? रामप्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्लाह खान ने, भारत के इतने सारे क्रांतिकारियों ने, फिर लाला लाजपत राय ने इसलिए जान दी थी? क्या इसलिए भारत का संविधान बना था? लोगों को खाना ना मिले? नागरिकता का एहसास क्या होता है यार? नागरिकता का एहसास मैं नहीं कह सकता मैं भारतीय हूं जब तक मुझे लगता कि मेरे पास भी उतनी हक है जितने सबके पास है ना। मैं सिख हूं तो आप मुझे 84 में मार सकते हैं, मैं मुसलमान हूं तो आप मुझे गुजरात में मार सकते हैं, हाँ, और मैं औरत हूं तो आप मुझे कभी मेरे साथ बलात्कार कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना समाज में। वो समाज नहीं है, वो तो एक किस्म का अंधेरे युग की प्रतिरूप है। दलितों और आदिवासियों को सेंट्रल गुजरात में फ्रंट लाइन पे यूज किया गया मुसलमानों के खिलाफ। किसने किया? विश्व हिंदू परिषद ने किया।
इसलिए नहीं कि दलितों को अब टेम्पल्स में जाने का हक है कि मंदिर में दलित जाते हैं और दलितों को ऊंची जाति को घर अपने घर में बुला के पानी पिलाते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि आप सबसे कमजोर वर्ग को, जिसको आप कुछ नहीं देते, उसको आप फ्रंट लाइन पे रखें कि कल पुलिस की केस लगेगी तो उन पे लगेंगे, कल ब्रूटलाइज होंगे तो वो लोग होंगे, कल अगर वायलेंस अगर दुनिया पे लाएगा तो वो लोग लाएंगे। अपर कास्ट अपना हाथ गंदा नहीं करेगी, हाथ गरीब आदमी से करवाएंगे गंदा। पूरे देश में एक नफरत का माहौल बना दिया गया है। मतलब इस नफरत के माहौल के साथ साथ आप ये देखिए ना कि जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, या हजारों लोग उनके पास ड्राउट में परेशान थे पिछले 4 साल से, या इतना अत्याचार हो रहा है चारों तरफ। मतलब बॉम्बे में मतलब 80,000 वर्कर्स को निकाल दिया नौकरी से, दिल्ली में 1 लाख लोगों को यहाँ से निकाल दिया, लोगों को जाना पड़ा छोड़ के। हाँ, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब जो कि हमारे पैसों से बने हुए पब्लिक सेक्टर के वो हैं कंपनीज, पेट्रोलियम, स्टील, कोल, जो हम लोगों ने बनाया, जो नेहरू के बाद के हमारे आजादी के बाद की बनी हुई इंडस्ट्रीज हैं, जो पब्लिक मनी से बनी है, उनको बेच रहे हैं आप बिल्कुल कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। 100 करोड़ की चीज अब 2 करोड़ में बेच रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको किकबैक मिल रहा है। मतलब एक पूरा किस्म का एनार्की है। मतलब अगर रोम के इतिहास पढ़े तो रोम के आखिर के 100-200 साल में ऐसा होता था, लूट पाट खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं लोग खूब, कोई मॉरल नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई आइडियलिज्म नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, जनता क्या सोचे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मायावती कल आज आपके साथ थी, आज आप मायावती के पीछे पड़ गए, मतलब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जनता क्या सोचेगी। प्रवीण टोगाड़िया रोज रोज बोलता है कि जो गुजरात में वो हम सारे देश में करेंगे, और किसी सिविलाइज सोसाइटी में ही शुड बी बिहाइंड बार्स, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तत्वों का समाज में रहने का कोई मतलब ही नहीं होता। ये तो फिर जिस तरह हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के लोगों को मिलिटेंट फैनेटिक बोलते हैं और बोलते हैं देशद्रोही हैं, ये बोलते हैं कि भारत देश के खिलाफ हैं। सैयद सलाउद्दीन तो अब पाकिस्तान चला गया, पहले तो इंडिया में था। सैयद सलाउद्दीन इलेक्शन लड़ा था, फिर बाद में मिलिटेंट बना, हिजबुल मुजाहिदीन का जो आज कमांडर इन चीफ है। तो अगर आप हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा और तमाम जितने एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिहादी, उनको बोलते हैं देशद्रोही, और आप नक्सलियों को देशद्रोही बोलते हैं, तो ये क्या देशद्रोही नहीं है जो रोज दंगे फैलाने की बात करते हैं, जो रोज 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 कहते हैं कि नहीं भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए पाकिस्तान? 11.5% लोग, 170 मिलियन लोग हैं, 170 मिलियन लोग पाकिस्तान चले जाएं? जिन्होंने चुना कि वो इस देश में रहेंगे आजादी के बाद, जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ के इस देश में आ गए। शाहरुख खान के माता पिता पाकिस्तान छोड़ के यहां आ गए, क्यों? उन्होंने कहा कि हमें इस्लामिक देश में नहीं रहना, हमें सेकुलर कंट्री में रहना है, धर्मनिरपेक्ष देश में रहना है। हमें हिंदुस्तान से प्यार है क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक धर्म को आजादी है अपनी तरह से जीने की, और सत्ता में धर्म का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान जो है थियोक्रेटिक स्टेट बनने वाला था, इस्लामिक सोसाइटी बनने वाला था, उनको वहां पे वो लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग पाकिस्तान ऐसे थियोक्रेटिक स्टेट पे रहे। तो जैसे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आज तक तालिबान में शामिल नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान, इंडिया इज द ओनली कंट्री, हिंदुस्तान एक कंट्री है जहां पे एक मुसलमान जिहादियों में और तालिबान के उसमें अफगानिस्तान में शामिल नहीं हुआ। जितने लोग उन्होंने पकड़े सितंबर 9 और 11 के अटैक के बाद यूएस में, उनमें एक इंडियन मुस्लिम नहीं है, एक इंडियन मुस्लिम नहीं है। उनके अंदर भी फंडामेंटलिस्ट या जिहादी मेंटालिटी के लोग हैं, जैसे कि हिंदुओं में है, जैसे कि खालिस्तान मूवमेंट में थे, और जैसे कि नागालैंड में है, जैसे कि मणिपुर में है। हर एक सोसाइटी में तरह तरह के तत्व होते हैं। अब उसके लिए पूरी सोसाइटी को या पूरी कम्युनिटी को थोड़ा ना आप कंडेम करते हैं। मैं मीडिया के बारे में बात कर ही नहीं सकता जब तक मैं इन सब के बारे में बात ना करूं, क्योंकि मीडिया जो है सत्ता के साथ है, मीडिया जो है उन लोगों के साथ है जो चीजें बेच रही हैं। मीडिया उन लोगों के साथ नहीं है जो कह रहे हैं कि भैया हॉस्पिटल्स की कमी है, हॉस्पिटल्स पे क्यों नहीं कैंपेन करते हो? कैसे औरतें टेहरी में, हिमाचल में या गढ़वाल में आप जाइए, पहाड़ों में 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर चल के जाती हैं जब उनको पेट में दर्द होता है, और तब जाके जाती है, पहुंचती है एक छोटे से प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। कैसे भारत में लोग सारा दिन मेहनत करते हैं, तब जाके कुछ भी नहीं कमा पाते। कैसे लोगों की जिंदगियां एक रोज रोज की लड़ाई और संघर्ष में बीत जाती है। कैसे एक लो मिडिल क्लास फैमिली में एक बीमारी आ जाए तो पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। इज इट नॉट द मीडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटी ऑफ इंडिया, द माइक्रो रियलिटी? एक पत्रकार का ये काम है देखना क्यों ऐसा है कि अभी भी लोग स्कैवेंजर्स, जिनको गांधी जी ने कहा था कि इनको ये हमारे लिए श्राप है, अभी भी दूसरे लोगों की टट्टी अपने हाथ से उठा रहे हैं। क्यों? सिर पे लग के लेके जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गांधी जी के बाद के टाइम में थोड़ा इंडस्ट्रियल क्लासेस के अंदर थोड़ी वो थी, तब उन्होंने कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहा। भारत की जो एलिट है उनको सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे वो भारत अलग है और ये भारत अलग है, वो एलिट का हिस्सा मीडिया भी है।
तो मीडिया के लिए मैथ्यू हेडन ने 380 रन बना दिया जिम्बाब्वे के खिलाफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई औरत ने अकेले गांव की तस्वीर बदल दी, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। या दंगों में 2000 लोग मर गए तो मर गए, खत्म हो गई बात, आपने एक हफ्ते तक रिपोर्टिंग कर दी, उसके बाद आप भूल गए। या मलियाना मेरठ में लोगों को ले गए, घरों से गोली मारे और पानी में फेंक दिया, आप कभी याद भी नहीं करते। या लगातार पाकिस्तान को गाली देते रहिए, उससे हिंदुस्तान की जनता जो है, हिंदुओं को सोचते हैं कि हिंदू जो है वो भारत के मुसलमानों के खिलाफ हो जाएगी। अगर कल कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। कल सपोज कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। क्या पॉलिटिक्स रहेगी इनके पास? कुछ रह ही नहीं गई पॉलिटिक्स। तब इनको हॉस्पिटल्स और पानी और गरीबों की समस्या और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार आप एक वन डायमेंशनल कॉन्वर्सेशन है, अयोध्या, टेंपल, पाकिस्तान, अब गुजरात। एक गोधरा नहीं करवाया तो आप और गोधरा करवा देंगे, और हो जाएंगी गोधराएं, क्योंकि जिहादी उधर भी हैं, पागल उधर भी हैं। पूरी निराशा की राजनीति को समझना पड़ेगा, और निराशा की राजनीति से निकल के हम लोग को कुछ नया और सार्थक करना पड़ेगा। उस नया और सार्थक करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और हम लोग क्या क्या पॉसिबल है। तो ये माहौल अगर पेसिमिज्म का है तो इस माहौल से बाहर निकलने का क्या तरीके हैं? पहले तो मैं बात ये मानता हूं कि दुनिया बदल रही है, और ये सिविल सोसाइटी में स्टेट, मार्केट, पुलिस, एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, पावर का स्ट्रक्चर जो है, इससे हटके सिविल सोसाइटी के अंदर एम्पावरमेंट का बहुत तमाम चर्निंग आ रहा है। और मैं ये मान के चलता हूं कि पूरे अब अगले 10 सालों के अंदर दिल्ली, बॉम्बे, ये बड़े बड़े शहरों से चीजें हटकी भोपाल, इंदौर, बर्धमान, धनबाद, छोटे छोटे शहरों की तरफ जाएंगी, जहां बहुत तूफान चल रहा है अजीब किस्म का। लोग अपने में जानना चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं मेन स्ट्रीम के साथ। नए नए अखबार निकलेंगे, ऐसे अखबार जो सच्चाई के लिए जान देने को तैयार हो, ऐसे अखबार जो गरीब के साथ हो और अमीर के साथ ना हो।